किरचॉफ्स लॉ। बेटा हेडिंग डालिए किरचॉफ्स लॉ। सामने लिखा है बोर्ड में बेटा, देखो ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा बेटा? यस सर। किरचॉफ्स लॉ। बेटा किरचॉफ्स लॉ को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट लॉ को हम बेटा जंक्शन लॉ बोलते हैं और सेकेंड लॉ आपका है क्लोज लूप लॉ। फर्स्ट लॉ का नाम क्या है बेटा? जंक्शन लॉ, और सेकेंड लॉ का नाम है क्लोज लूप लॉ। बेटा देखिए जंक्शन लॉ, जो जंक्शन लॉ है, जंक्शन लॉ रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन को, और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ रिप्रेजेंट करता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को। चार्ज कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों को कंबाइन करके किरचॉफ्स लॉ आपका बनाया गया है। ठीक है बेटा, हेडिंग डालो इसी के आगे, सब हेडिंग है जंक्शन रूल। किरचॉफ्स लॉ के बेटा 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए जंक्शन रूल, JUNCTION, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल बेटा इसका दूसरा नाम है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। जंक्शन रूल कहें या किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलें या चार्ज कंजर्वेशन लॉ, चार्ज कंजर्वेशन लॉ, बेटा तीनों नाम हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ठीक, जंक्शन लॉ और चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इसमें बेटा फर्स्ट लॉ में बताया गया है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में यह बताया गया है किसी भी जंक्शन पर, कोई भी जंक्शन है, उस जंक्शन पर ये बहुत सारी करंट आ सकती हैं। ये I1 करंट आ रही है, ये I2 करंट आ रही है, ये I3 करंट इंटर कर रही है। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, किसी जंक्शन पर आके मिल रही है। ये जंक्शन है। अब यहां से एग्जिस्ट जब होंगी, ये हो सकता है I4 करंट हो और ये I5 करंट हो। इधर से जितनी करंट आ रही है, इस पॉइंट पर सारी करंट आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद जितना भी आएगा सम होगा, और ऐड होने के बाद उतनी ही करंट इससे बाहर निकल जाएगी। जो करंट इंटर कर रही हैं, इंटर करने वाली करंट को प्लस साइन से लेंगे, और जो करंट एग्जिस्ट कर रही हैं उन करंट को हम माइनस साइन से ले लेते हैं। देखिए जैसे यहां पर I1 लिखा है, I1, I2, I3, ये जंक्शन के पास आ रही है, तो इसे लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये I4 और I5 करंट इससे बाहर निकल रही हैं, एग्जिस्ट हो रही हैं, तो इसको हम माइनस I4 माइनस I5। इन सबका एल्जेब्रिक सम क्या होता है बेटा? 0 होता है। यही बताया गया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में बताया गया है किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट्स आती हैं उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है? 0 होता है। एल्जेब्रिक सम 0 होने का मतलब, इसको बेटा शॉर्ट में हम सिग्मा I इक्वल टू 0 लिख देते हैं। सिग्मा I इक्वल टू क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। सिग्मा I इक्वल टू 0। सिग्मा I का मतलब ये हो गया I1 करंट आ रही है, I2 करंट भी जंक्शन की तरफ आ रही है, I3 करंट भी जंक्शन की तरफ आ रही है, तो इसको I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दिए। अभी जंक्शन से दूर जा रही हैं, तो माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, सिग्मा I इक्वल टू 0, ये इतना आ गया। अब देखिए प्लस वालों को इधर कर दो, माइनस वालों के इक्वल के उधर कर दें, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू हो जाएगा
I4 प्लस I5। तो ये पता चलता है जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का जो सम है इक्वल होता है जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के सम के। यदि यहां पर बेटा सपोज कीजिए ये 2 एम्पियर करंट है, ये 3 एम्पियर करंट है, और ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, तो टोटल कितनी करंट हो गई? 2 और 3 5 5 10 एम्पियर। जंक्शन के पास जो करंट आ रही है वो 10 एम्पियर आ रही है। अब जंक्शन से दूर भी जो करंट जाएगी ये हो सकता है ये 6 एम्पियर हो, ये हो सकता है 4 एम्पियर हो, लेकिन इन दोनों का सम भी 10 ही होगा। जंक्शन किसी भी प्रकार की करंट को स्टोर नहीं करता है। जितना किसी भी जंक्शन को करंट मिलती है उतनी करंट को वो पास कर देता है। बेटा जब जंक्शन करंट को स्टोर करने लगे तो इसका मतलब वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बेटा कभी भी घरों में जब हम वायरिंग करते हैं तो कोशिश करते हैं कि कोई भी जंक्शन बीच में ना बनाना पड़े। वायर जा रहा है तो एक कंप्लीट वायर डालने की कोशिश करते हैं। अब पता चला पाइप के बीच में आपने तार को बेंड कर दिया, जोड़ दिया, तो फिर बेटा वो जंक्शन बन गया। बेटा आइडियल कंडीशन में तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ फॉलो होता है कि जंक्शन किसी भी करंट को अपने पास नहीं रखता है। लेकिन बेटा जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल में कोई भी लॉ परफेक्ट लॉ की तरीके बिहेव नहीं करता। कोई भी सर्किट किरचॉफ फर्स्ट लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता है। कुछ ना कुछ करंट यहाँ पर वो स्टोर कर लेता है, इसलिए कहीं पर भी कोई जॉइंट है तो वहीं से बेटा स्पार्किंग होती है, वहीं से शॉर्ट सर्किट होता है। बेटा इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग तो बताएं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ये आप लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ में बेटा इसका सिग्मा I = 0, एक तो ये आप याद रखिएगा। दूसरी चीज ये फॉलो करता है लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन को। दिख रहा करंट, हम बात कर रहे हैं चार्ज की, तो करंट में जब टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो चार्ज बन जाता है। हम बता चुके हैं Q = क्या होता है? IT होता है। Q = IT होता है, Q = NE भी होता है और Q = IT भी होता है। बेटा करंट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार्ज अप हो जाता है। बेटा टाइम कोई भी फंक्शन है तो टाइम तो उसमें रहेगा। यदि टाइम है और करंट है तो दोनों का मल्टीप्लाई चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें समझ में आ गया? इसको लिखा दें आप लोगों को, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? चलिए लिखो बेटा। In an electric circuit, the algebraic sum of the currents meeting at any junction in the current is zero. तो बेटा एल्जेब्रिक सम सिग्मा I = 0, ये एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और एल्जेब्रिक सम कैसे फाइंड किया जाता है? इस फिगर के माध्यम से हमने बता दिया। जो इंटर कर रही करंट को उनको पॉजिटिव साइन से ले लिया गया है, जो एग्जिस्ट कर रही है जंक्शन से उसको निगेटिव साइन से ले लिया गया है। तो सिग्मा I इतने पार्ट को है, आगे इक्वल क्या है? 0। बेटा यहां तक फिगर बना के यहां तक नोट करो, फिर आगे बताएं आप। सम ऑफ इंटरिंग करंट इक्वल सम ऑफ एग्जिस्ट करंट। देखिए दैट इज द सम ऑफ
that is the sum of the currents entering the junction is equal to the sum of the currents leaving the junction. Full stop. In other words, when a steady current flows in a circuit, then there is neither any accumulation of charge at any point in the circuit, nor any charge in removed from there. Thus Kirchhoff's first law is simply a statement of the conservation of charge. डालिए किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और लूप लॉ। बेटा किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। ये आपका सेकेंड लॉ है, इसे लूप लॉ के नाम से भी जाना जाता है। किरचॉफ सेकेंड लॉ ये लूप लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और बेटा कुछ चीजें हैं बेटा, जैसे फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट करता था किसको, चार्ज कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता था, वैसे ये सेकेंड लॉ रिप्रेजेंट करता है एनर्जी कंजर्वेशन। किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन ये बेटा सेकेंड लॉ किरचॉफ सेकेंड लॉ रिप्रेजेंट करता है एनर्जी कंजर्वेशन। किरचॉफ सेकेंड लॉ का नाम दूसरा क्या है, लूप लॉ। ठीक है बेटा, ये तीन नाम से फेमस है। तो इसमें ये बता दिया गया है जैसे कोई भी जंक्शन, कोई भी लूप है, किसी लूप में सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू सिग्मा IR इज इक्वल टू 0। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा V। डेल्टा V को हम क्या कहते हैं, V को क्या कहते हैं, कौन बताएंगे भैया।
बोलिए। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, V इज डिनोटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, ठीक है। इसका जो सम होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। यह इसको दूसरे प्रकार से हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जो करंट I करंट है और R आपका बेटा क्या है, रेजिस्टेंस है। किसी भी लूप में फ्लो होने वाली करंट, कोई भी लूप है, किसी भी लूप में फ्लो होने वाली करंट और रेजिस्टेंस दोनों के प्रोडक्ट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो भी जीरो होता है। दो के दोनों जीरो होते हैं। बेटा इसको ध्यान से देखो तो ये V को ही रिप्रेजेंट करेगा। V इक्वल टू आई आर होता है। V का एक फार्मूला क्या होता है बेटा, आई आर भी होता है। आई आर किसका फार्मूला, V का ही फार्मूला है। बहुत छोटी क्लास में आप लोगों को बता दिया गया होगा कि याद कर लो, I इंटू आर इक्वल टू V होता है। I इंटू आर इक्वल टू क्या होता है, V होता है। तो ये V को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हमने डेल्टा V लिख दिया है। बेटा हमारी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेटा डेल्टा V की वैल्यू, डेल्टा V का जो सिग्मा होगा, सिग्मा मीन्स एल्जेब्रिक सम, वो भी जीरो आएगा और आई आर का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो भी जीरो आएगा। ठीक, लिख लो बेटा, थोड़ा सा फिर समझाते हैं। लिखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of the charges in the algebraic sum of the charges in potential around any closed resistance loop is zero. बेटा ये सेंटेंस लिख लीजिए, सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू सिग्मा I। बेटा ये क्वेश्चन आज किरचॉफ सेकेंड लॉ हमें बताना है। किरचॉफ सेकेंड लॉ में सबसे पहले तो हम ये देख लें कि सर्किट बनता कैसे है, उस सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें बताना रह गया है। हाँ, कल बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मुझे लगा कि सर्किट बना पाएंगे तब तक टाइम ओवर हो जाएगा। देखिए एक क्रिटिकल सर्किट बना रहे हैं और उसमें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किरचॉफ्स लॉ ऐसा लॉ है जिसकी सहायता से जितने भी प्रकार के सर्किट हैं, किसी भी सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है, उस सर्किट में नेट वोल्टेज कितना है, कोई सेल लगा है तो उसका नेट ईएमएफ कितना होगा, एक से ज़्यादा सेल लगे हुए हैं, डिफरेंट वोल्टेज के सेल लगे हुए हैं, उनका ईएमएफ कितना होगा। जैसे बैटरी कॉम्बिनेशन में हमने बताया था कि पैरेलल में यदि सेल लगे हैं तो सभी का ईएमएफ E ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर बताएंगे, ये मान लीजिए एक 1.5 वोल्ट का सेल लगा है और एक 2.5 वोल्ट का सेल लगा है, तो कैसे उनका नेट ईएमएफ फाइंड करेंगे, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये आपके एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें 2 सेल्स अटैच हैं। ये आपका एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का निगेटिव टर्मिनल है, और एक इसी के पैरेलल में एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 लगा दे रहे हैं, इसी के साथ साथ एक रेजिस्टेंस ये I2 लगाए दे रहे हैं। अब इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब ये एक थर्ड रेजिस्टेंस यहां पर अटैच कर दें। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R3 है
ये आपको पता चल गया कि ये सेल है, इसका सेल का ईएमएफ E1 है, इस सेल का ईएमएफ E2 है। तो करंट कैसे फ्लो होती बेटा सेल में, ये थोड़ा सा आज आप देख लीजिए और किस प्रकार से ये वर्क करता है। ये R1 रेजिस्टेंस है, यहां पर हम लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर हुआ जा रहा है। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये सेल है, इसका ईएमएफ E1 है, ये सेल है, इसका ईएमएफ E2 है, ये रेजिस्टेंस I2 है। ये आपको बताया जा चुका है कि जो ये सेल है, इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगी। तो यहाँ जो करंट फ्लो करा रहे हैं, इस करंट की वैल्यू हम यहाँ दिखा रहे हैं कि I1 करंट फ्लो हो रही। कितनी करंट फ्लो हो रही? I1। ये I1 करंट बेटा इस रास्ते से I1 इस पॉइंट पर जब पहुंचते हैं, ये इस सेल E1 ने I1 करंट को रिलीज किया। ऐसे ही बेटा सेल जो E2 है, ये जो करंट रिलीज करेगा, ये I2 करंट को रिलीज करेगा, ये I2 करंट रिलीज करेगा। I1 और I2 इस पॉइंट पर मिल जाएंगी, इधर से I1 आ रही, इधर से I2 आ रही है, दोनों यहाँ पर जंक्शन बन गया, दोनों मिल करके जो करंट आगे बढ़ेगी I1 प्लस I2। बेटा ये लाइन समझ में आ गया सबको कि नहीं? इधर से I1 करंट आई, इधर से I2 करंट आई, दोनों यहाँ पर मिल गई, मिलने के बाद ये जंक्शन बना, जंक्शन से जो रिलीज होगी करंट वो I1 प्लस I2 करंट रिलीज होगी, और यही I1 प्लस I2 करंट फ्लो होगी इस थर्ड रेजिस्टेंस R3 में, R3 में रिलीज होगी। अब ये I1 प्लस I2 करंट है, ये यहाँ I1 प्लस I2 करंट रहेगी। बेटा ये नेक्स्ट जंक्शन बन गया। इस नेक्स्ट जंक्शन में बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो नेक्स्ट जंक्शन आपका बनेगा, ये इस पॉइंट पर इधर से जो करंट इंटर करेगी, इधर से जो करंट इंटर करेगी, वो कौन सी करंट इंटर करेगी? बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। यहां से कौन सी करंट निकली थी? I2, तो यहां इंटर जो करेगी करंट, वो I2 करंट ही इंटर करेगी, और ये I2 करंट यहां पर पहुंच जाए, कहीं कोई डाउट नहीं। इसने 2 एम्पियर करंट रिलीज की, तो ये 2 एम्पियर करंट ऐसे घूमती घूमती इसके नेगेटिव टर्मिनल में पहुंच जाए। अब आपके पास I1 बचा है, ये I1 बची हुई करंट यहां से रिलीज करेगी। बेटा जंक्शन में कितनी करंट आई? I1 प्लस I2, I2 करंट इधर की ओर मूव कर ली, I1 करंट इधर। अब ये I1 करंट इस प्रकार से यहाँ रेजिस्टेंस R1 में से होती हुई यहाँ पर पहुंच जाएगी। बेटा इस अब देखिए बेटा, इसमें लूप बनाते हैं हम लोग। लूप कैसे बनाते हैं? ये इस प्रकार से, ये आपका लूप बना, ये फर्स्ट लूप हो गया, ये ऐसे जो हमने एरो बनाया है, समझ में आ रहा है? ये एक लूप ये बन जाएगा, और सेकेंड लूप बेटा हम ये बनाएंगे यहां से, सेकेंड लूप ये बन जाएगा। लूप की विशेषता होती है जहां से हम चलते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। लूप का मतलब होता है हम चले कहां से। सपोज कीजिए इसका नाम ए रख दें, ए बी सी डी E1 ए। ये फर्स्ट लूप जो बनेगा, फर्स्ट लूप जो आपका बना है वो बनेगा ए बी सी डी E1 ए। दिख रहा है सबको? ए से कहां गए? बी में। बी से कहां गए? सी में। सी से कहां गए? डी में। और डी से कहां आए? E1 के पास। और E1 से कहां पहुंच गए? ए के पास। ये फर्स्ट लूप। बेटा ये लूप लिखने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी? ये फर्स्ट लूप है, फर्स्ट लूप ये आपका है। अब बेटा इसमें एक फार्मूला इस तरह दिमाग में रखिएगा, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई के।
ये फार्मूला दिमाग में रखिएगा। और सिग्मा आई आर, जैसे आप चल रहे हैं उसी दिशा में करंट चल रही है तो प्लस का साइन लेंगे। जैसे आप चल रहे हैं उसी दिशा में करंट चल रही है तो प्लस का साइन लेंगे। जैसे आप चल रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रही है तो माइनस का साइन लेंगे। जैसे आप ए से बी में जा रहे हैं तो करंट भी ए से बी में जानी चाहिए। फिर आप बी से कहां जा रहे हैं बेटा, सी में, तो करंट भी बी से सी में ही जानी चाहिए। आप सी से डी में जा रहे हैं तो करंट भी सी से डी में जानी चाहिए। आप डी से ए में जा रहे हैं तो करंट भी डी से ए में जानी चाहिए और E1 में जानी चाहिए। आप E1 से ए में जा रहे हैं तो करंट भी E1 से ए में जानी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो आप तुरंत माइनस का साइन ले लीजिएगा। बेटा आप पहले कहां गए, ए से बी में गए, ठीक है। करंट यदि ए से बी में जा रही है, देखो ए से बी में आप गए, करंट भी ए से बी में जा रही है तो करंट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी भैया, ठीक। आप बी से सी में जा रहे हैं, आप कैसे जा रहे हैं, बी से सी में जा रहे हैं, करंट देखो अपोजिट जा रही है। करंट कैसे जा रही है, अपोजिट जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन, आप बी से सी में जा रहे हैं और करंट सी से बी में जा रही है। अपोजिट हुई ना बेटा, फिगर देखो। यदि अपोजिट है तो इस वाली करंट को आप किस साइन के साथ लेंगे, माइनस साइन के साथ लेंगे, ठीक। फिर देखिए आप सी से डी में जा रहे हैं, यहां देखो भैया निशान, सी से डी में जा रहे हैं, करंट भी सी से डी में जा रही, बहुत बढ़िया काम है। अब डी से E1 में जा रहे हैं, डी से E1 में करंट भी डी से E1 में जा रही है। फिर E1 से ए में जा रहे हैं, करंट भी E1 से ए में जा रही है। जहां पर अपोजिट रहेगा वहां पर हम माइनस का साइन लेंगे और जहां पर सेम रहेगा वहां पर प्लस का साइन लेंगे। किसके साथ, करंट के साथ है, ठीक भैया, ये क्लियर हो गया। वोल्टेज के साथ क्या होता है, ई जिसे कहते हैं ईएमएफ के साथ क्या होता है, तो जब हम ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ में यदि पॉजिटिव मिल रहे हैं, फेस मिल रहे हैं, न्यूट्रल मिल रहे हैं तो सबट्रैक्ट होगा। फेस को फेस से मिला के देखो, बहुत बढ़िया चिंगारी निकलेगी। न्यूट्रल को न्यूट्रल से मिला के देखो, चिंगारी निकलेगी। लेकिन फेस को न्यूट्रल से मिलाएंगे कोई चिंगारी नहीं निकलेगी, बल्ब बहुत बढ़िया जलेगा। तो बेटा जब फेस और फेस मिल रहे हो कहीं तो माइनस का साइन, या न्यूट्रल मिल रहे हो बेटा तो भी माइनस का साइन। बेटा लाइक टर्मिनल्स मिल रहे हो, लाइक मीन्स प्लस प्लस, लाइक मीन्स माइनस माइनस, लाइक टर्मिनल्स मिल रहे हो तो आप किसका साइन लेंगे, माइनस का। और अनलाइक मिल रहे हो तुरंत प्लस का साइन ले लीजिएगा। नोट कर लीजिए, लाइक वालों में माइनस, अनलाइक वालों में प्लस, ठीक। बात समझ में आ गई सबको भैया? यस सर। चलिए भाई, तो अब देखिए, अब शुरू करते हैं। बेटा ये देखो कोने में हमने लिख दिया सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, एल्जेब्रिक सम किसका करेंगे, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का। करंट और रेजिस्टेंस जहां पर मिलेंगे, रेजिस्टेंस को देखेंगे, करंट को देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे और एल्जेब्रिक सम कर देंगे। और ई, एक से अधिक आपके लूप में सेल लगे हैं तो उनका एल्जेब्रिक सम करने का तरीका हमने बता दिया है। इसको एक गोला सा जो लगा रखे हैं इसको थोड़ा मिटा रहे हैं और यहीं पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। बेटा ये फर्स्ट लूप है, ये फर्स्ट लूप लिखा हुआ है, इस फर्स्ट लूप को अप्लाई यहां पर कर रहे हैं। आप देखो ए से चले थे कहां के लिए भैया, बी के लिए। ए और बी के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस है, बोलो। ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां कुछ नहीं करेंगे, ठीक। फिर कहां से चले थे भैया, बी से सी के लिए। कुछ नहीं किए हम ए और बी में, कुछ नहीं किए क्योंकि करंट तो फ्लो हो रही लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है।
रेजिस्टेंस नहीं है तो करंट का प्रोडक्ट, रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू की जगह पर 0 रख देंगे और करंट की वैल्यू क्या रख देंगे, I1, तो दोनों की वैल्यू ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। यदि हम ए और बी में एनालिसिस भी करना चाहें तो ए और बी में रेजिस्टेंस क्या है तो बताओगे 0 और करंट क्या है I1, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है। अब देखो बी और सी में गए, बी और सी में जब गए, बी से सी में गए, देखो भैया आप बी से सी में जा रहे हो और करंट अपोजिट आ रही ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करने पर साइन करंट का क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस I2 इंटू R2। बेटा ये हमने जो लिखा है ये समझ में आया कि नहीं? बेटा आप बी से सी में जा रहे थे, करंट अपोजिट डायरेक्शन में थी, इसलिए करंट के पहले माइनस का साइन और रेजिस्टेंस क्या लिख दिए, I2। ठीक, अब देखो भैया सी से डी में जाओ, ये सी से डी में जाओ, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कुछ नहीं करेंगे। अब डी से E1 में जाइए, डी से E1 में जा रहे हैं, डी से E1 में जा रहे हैं और करंट भी ऐसे ही आ रही है, तो I1 इंटू R1, ये किस में होगा, प्लस में कि माइनस में, कौन बताएंगे? सर प्लस में होगा। प्लस, करेक्ट, प्लस I1 इंटू R1। ठीक है, अब कहां पहुंचेंगे, E1 से A में कोई रेजिस्टेंस नहीं, बस काम खत्म, रेजिस्टेंस की तरफ वाला काम खत्म हो गया। अब इक्वल का साइन लगा देंगे। सिग्मा E में देखो कितने सेल लगे हैं, इस लूप में कितने सेल लगे हैं तो पता चलता है 2 सेल लगे हैं, E1 और E2। कितने सेल लगे हैं बेटा, 2 सेल लगे हैं, पहला सेल E1 लगा है, दूसरा सेल क्या लगा है, E2 लगा है। तो E1 और ये E2, तो बेटा आप A से B में आपको कोई सेल मिला क्या, बोलो, यहां देखो कोई सेल नहीं। B से C में आपको सेल क्या मिला, E2। C से D में आए, कोई सेल नहीं मिला। D से E1 में आए तो मिला E1, 2 सेल मिल गए, दोनों पॉजिटिव टर्मिनल मिले हुए हैं बेटा। इधर देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। इट मींस E1 माइनस E2। बेटा सिग्मा E का मतलब E1 माइनस E2, ये आपका आ गया। हाँ हाँ, बी से E2 में नहीं जाएंगे, कहां से बेटा, बी से E2 में, बी से, हाँ बी से E2 में चले जाओ। E2 नहीं लिखा हमने, बाकी गए हैं, हमने A से B लिख दिया, B से C लिख दिया, C से D भी लिख दिया, D से E1 लिख दिया, E1 से A लिख दिया। आप लिख सकते हो, E2 भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकेंड लूप आपके पास है, सेकेंड लूप की बात जब करें तो सेकेंड लूप कहां से शुरू हुआ, बी से, इसका नाम बी तक रख चुके हैं, इसका नाम F रख दो बेटा, इसका नाम G रख दो। तो पहले बी से कहां जाएंगे, B F G C E2 B, क्या नाम रख रहे हैं सेकेंड लूप का, बोलो, B F G C एंड E2 B। जहां से चले थे वहीं फिर पहुंच गए, B F G C E2 B, ये बन गया, ये लूप बन गया बेटा। यस सर। जब ये लूप बन गया तो पहले हम B से चलेंगे F में, फार्मूला यही लगाएंगे, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। B और F के बीच में
करंट तो फ्लो हो रही है I1 प्लस I2, बट रेजिस्टेंस नहीं है, तो छोड़ दो इसको वैसे ही। अब F से G में जाइए, F से G में जा रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, I1 I2 इंटू R3 हो जाएगा, I1 प्लस I2 इंटू R3। बेटा इस रेजिस्टेंस में करंट कितनी फ्लो हो रही है, I1 I2 फ्लो हो रही है, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस क्या है, R3। अब G से C में जाइए, तो G से C में जाने के बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। अब C से कहां जाएंगे, E2 में। जब C से E2 में जा रहे हैं तो करंट I2 फ्लो हो रही है और रेजिस्टेंस क्या है, R2। करंट I2 फ्लो हो रही, रेजिस्टेंस R2 है, तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस I2 इंटू R2, I2 इंटू R2। अब देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है आगे, दो ही रेजिस्टेंस थे, दोनों रेजिस्टेंसों में फ्लो होने वाली करंट और डायरेक्शन को देख करके जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में हम चल भी रहे हैं, इसलिए कोई भी माइनस का साइन इसमें नहीं आएगा। अब देखो इस लूप में सेल कितना आया, यही आया है, इसके अलावा और कोई सेल नहीं है। बेटा इस लूप में देखो एक ही सेल है, तो इक्वल टू क्या कर देंगे, E2 कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। नोट कर लो बेटा। अच्छा ये बताओ, देखो ये बहुत कठिन है, बहुत इजी नहीं है, तो जिसको जिसको ना समझ में आया हो, क्योंकि सामूहिक आंसर जब हम आपसे लेते हैं तो आप लोग कह देते हैं, 2-4 लोग कह दे समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो हम भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। तो ये बताइए जिसको ना समझ में आया बेटा बिना संकोच के पूछो, क्योंकि इसमें हाँ दिव्यांशु बोलो। सर फर्स्ट वाले लूप में E1 माइनस E2 किया है सर, E2 माइनस E1 नहीं कर सकते बेटा देखो ये हमने जो स्टार्ट किया है यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चलना, करंट जो चलना शुरू हुआ है E1 से शुरू हुई है, इसलिए E1 माइनस E2 की है। जो करंट निकलना शुरू हुई है E1 से निकलना शुरू हुई है, E1 को हमने पीरियडिटी पे रखा है, इसलिए E1 माइनस E2 की है। ओके। और बेटा किसी हाँ बेटा, हाँ गौरी बोलो बेटा। सर हम लूप के डायरेक्शन सर कोई स्पेसिफिक है कि सर कुछ भी ले सकते हैं? नहीं कैसे भी ले सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कह देते हैं I1 की वैल्यू फाइंड करो, I2 की वैल्यू फाइंड करो, तो इसको एज ए इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में एक इक्वेशन इस फॉर्म में, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे, उसी प्रकार से I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन बनी है। E1 E2 जनरली दिया रहता है, R1 I2 दिया रहता है, R3 दिया रहता है। I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कराने का ये तरीका है बेटा। ये किरचॉफ्स करंट लॉ है। क्रिटिकल सर्किट में करंट किस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी ये पता करने के लिए हम इस किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, सेकेंड लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, ठीक है। हाँ बेटा इसको नोट कर लो जल्दी से, समय बहुत कम बचा है, जल्दी करो बेटा। कल इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम बता देंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं बचेगा। सर हाँ बेटा यस सर ये लॉ सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, तो सर इसमें तो हमें एनर्जी की कंजर्वेशन कहीं दिखी नहीं सर। कहीं नहीं दिखी, वाह भाई। देखो बेटा ये बेटा ये IR ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है और E ये भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। यदि लेफ्ट का वोल्टेज राइट के वोल्टेज के बराबर हो जाए तो यही तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी का मतलब हाफ mv² नहीं, यहाँ पर वोल्टेज से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए जैसे देखिए आपने P = पढ़ा होगा V × I, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए एक पढ़ा होगा आपने V = W/Q, तो W = किसको रिप्रेजेंट करता है, V × Q।
V इंटू क्यू को, तो यहां पर एक प्रकार से W आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो बेटा दोनों साइड में Q से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दें।